वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आज के वीडियो में हम लगभग 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे जो किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहला पॉइंट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है और उसी के सेगमेंट पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है हमारे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो वह हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी एवं सरकारी। इसके बाद हम अपने वीडियो के तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा आर्थिक विकास की दृष्टि कौन से भारत की गिनती होती है। देखिए, प्रश्न को किसी भी तरह से एग्जाम्स में घुमा के पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में कहा गया है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो इसका मतलब है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस तरह से किस क्षेत्र में होती है, तो उसका जवाब है हमारा विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने वीडियो के चौथे पॉइंट पे पहुंचते हैं जो कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र। ठीक है, प्रश्नों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिकतम योगदान करता है। ठीक है, प्रश्न को आप फिर से समझने का प्रयास करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अत्यधिक योगदान करता है, तो उसका जवाब है हमारा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का साधारण शब्दों में हम आपको बता दें कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ना तो उसका किसी देश के साथ आयात होता है और ना ही किसी देश के साथ निर्यात होता है। ठीक है, ना तो आयात ना ही निर्यात। ठीक है, इसके बाद हम अपने वीडियो के छठे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, हमें कई बार बोल रहे हैं कि प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें ताकि आपको प्रश्न में वह क्या पूछ रहा है ये आपको बात समझ में आ जाए और आसानी से आप उसका उत्तर दे सकें। इस प्रश्न में देखिए कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कौन सा नाम देंगे जिसका किसी भी देश के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तो उसका जवाब है हमारा समृद्ध। समृद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे समृद्ध शब्द क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें। समृद्ध शब्द और बंद अर्थव्यवस्था दोनों एक ही चीजें हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि ना तो आयात ना तो निर्यात किस अर्थव्यवस्था में होता है, बंद अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। बात यहाँ पे क्लियर होती है, ना तो उसका किसी देश के साथ आयात हो रहा है ना ही किसी देश के साथ निर्यात होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम समृद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं या उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ अब लिख करके हम बंद लिख दे रहे हैं और साथ ही साथ बंद अर्थव्यवस्था को हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी देश का आर्थिक विकास किन किन चीजों पर निर्भर करता है या किस देश का आर्थिक विकास किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके बारे में हम आपको बता दें कि सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है वह है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा हमारा होता है पूंजी निर्माण। ठीक है, और तीसरा हमारा जो होता है बाजार का आकार। इसे आप ध्यान रखिएगा, यह प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का प्रभाव। ठीक है, बाजार मतलब उसके पास बाजार होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण को हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है इसके बारे में हमें थोड़ा सा आपको बेसिक बता दें कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। इसकी एक छोटी सी परिभाषा ही आप इसे समझ लीजिए कि घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। इस
वैश्वीकरण को हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इसी वैश्वीकरण से रिलेटेड हम आपको एक पॉइंट और बता दें कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, वैश्वीकरण का जो मुख्य कार्य होता है वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी भी तरह की बाधाओं को कम करने का प्रयास ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, या वैश्वीकरण की प्रक्रिया उसे कहा जाता है। इसके बाद हम अपने वीडियो के 9वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वैश्वीकरण के बारे में हमने जाना कि वैश्वीकरण क्या होता है और साथ ही साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। अब उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। यह विभिन्न देशों के आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना ही इसका प्रयास होता है। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत कृषि में है। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग कृषि में है, इसका जवाब है हमारा 54%। ठीक है, 54%। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस तरह की है, तो वह है हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी। इसे आप ध्यान रखिएगा कि भारत में संरचनात्मक, ठीक है, भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी का जो रेशियो है वह संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं या उसे कौन प्रकाशित करता है, तो इसका जवाब है हमारा NSSO। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है, NSSO। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ठीक है, भारत ग्रामीण अल्प रोजगार, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। ये तीन मुख्य किस्में पाई जाती हैं कहाँ, भारत में बेरोजगारी की। ठीक है, इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा क्या पूछ रहा है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता होती है, तो वह है हमारा अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ कई 3-4 क्वेश्चन है जो एक दूसरे से लगभग मैच कर रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, प्रश्नों को समझने का प्रयास करें कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है और उसको हमें जवाब कौन सा देना है। ठीक है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता होती है, तो वह है हमारा अदृश्य बेरोजगारी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, जो कि हमारा संरचनात्मक और अदृश्य। इसे आप ध्यान रखिएगा कि देखिए कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक और अदृश्य और साथ ही साथ घर्षणात्मक। ठीक है, 3 तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है कृषि में। कृषि का जो भारतीय कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वह लगभग 3 तरह का देखने को मिलता है मुख्यतः, जो कि है हमारा संरचनात्मक और अदृश्य और घर्षणात्मक। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्य पर लगाना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। जैसे कि किसी जगह पे अगर 10 आदमियों का कार्य है और वहां पे हम 25 आदमी लगा देते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहेंगे। ठीक है, जरूरत से ज्यादा लोगों का कार्य करना ही हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो वह है हमारा अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य और मौसमी। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी मुख्यतः देखने को मिलती है, तो वह है हमारा अदृश्य बेरोजगारी और साथ ही साथ मौसमी बेरोजगारी। तो इस पूरे वीडियो में लगभग हमने 15 या 17 पॉइंट्स आपको बताए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को 1-2 बार आप देखें ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।